चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे क्लास 12th में सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर की। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पोएम की, जिसका नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है? ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट को लिखा है विलियम ब्लेक ने। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने विलियम ब्लेक की ही कविता ली थी, जिसका नाम था द डिवाइन इमेज। तब मैंने आपको बताया था कि हम विलियम ब्लेक के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बोले तो आज पढ़ेंगे, ठीक है। उसका मैंने आपको बताया भी था कि भाई कोई कारण है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बातें क्लियर कर देता हूं कि हम आज विलियम ब्लेक के बारे में क्यों देख रहे हैं। क्योंकि सीधी बात है, दोनों पोएम किसकी? विलियम ब्लेक की। और दोनों ही पोएम एक दूसरे से काफी रिलेटेड हैं। समझे कि नहीं समझे, है ना? तो आइए हम बात करते हैं। पहले हम विलियम ब्लेक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो विलियम ब्लेक का जो जन्म है वो हुआ था 1757 में, और उनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1827 में। क्लियर है? हमें दिमाग में रखना है, ध्यान दे, हर राइटर के बारे में, जब आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, जब आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो आपको हर राइटर के बारे में ध्यान रखना है ना। उसके बारे में जितनी अच्छी चीजें आप नोट कर सकते हो, जितनी अच्छी चीजें आप, है ना, मतलब उसकी लाइफ के बारे में जितना भी आप पढ़ सकते हो आप पढ़िए। क्योंकि सीधी बात है, जब आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो और आपको राइटर के बारे में पता नहीं, तो फिर हम कैसे स्टूडेंट है लिटरेचर के, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, हमें राइटर के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और हमारे तो 12th क्लास में एग्जाम्स में पूछा भी जाता है राइटर्स के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करें। चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर मैंने बता दिया 1757 में, 1757 में इनका जन्म हुआ था और 1827 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। विलियम ब्लेक ने अपनी लाइफ में ह्यूमन बिहेवियर का बहुत स्टडी किया है। मैं सीधी बात होता हूं, मतलब मानवीय व्यवहार के बारे में उन्होंने हमेशा स्टडी की है ना। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो, कहने का मतलब हो गया, रैशनलिज्म और मटेरियलिज्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सही बात है। ये हमारे समाज की मतलब वो जिसे कहते हैं बुराइयां हैं, ठीक है ना। रैशनलिज्म का मतलब क्या हो गया? जात पात वगैरह। और मटेरियलिज्म का मतलब हो गया भौतिकवाद, ठीक है। लोगों का मतलब शहरीकरण की तरफ जाना, लग्जरीज की तरफ जाना, कंफर्ट्स की तरफ जाना, इसे हम कहते हैं मटेरियलिज्म, है ना। मतलब सादा जीवन छोड़कर, ठीक है, भौतिकवादी, ठीक है, मटेरियलिज्म वाली लाइफ जीना, ठीक है, जिसमें कंफर्ट्स होते हैं, लग्जरीज होते हैं, कुल मिलाकर ये। तो रैशनलिज्म और मटेरियलिज्म को इन्होंने हमेशा विरोध किया है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया वैसे कि ये जो है वो मनुष्य के व्यवहार, है ना, उनके अवगुण, उनके सद्गुण, सीधी बात है, उनको उन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी किया है। इन्हें पहले लगता था कि मनुष्य जो है वो भगवान का क्रिएशन है, सीधी बात है। तो भगवान के जैसे गुण होते हैं वैसे ही मनुष्य में होते हैं। मनुष्य भी बहुत अच्छा है, मानव बहुत अच्छा है, मानव का व्यवहार बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें कहने का मतलब कि मर्सी, पीटी, पीस एंड लव जो है वो जन्मजात है। हमने पढ़ा है पहले वाले में, है ना, द डिवाइन इमेज में हमने यही पढ़ा है कि ये क्वालिटीज जो है वो भगवान की दी हुई है, मतलब मनुष्य इनको लेकर पैदा होता है। सीधी बात है, मनुष्य के अंदर ये जन्मजात होती है। क्लियर है? तो उसे लगता था कि मनुष्य भगवान का बहुत अच्छा क्रिएशन है, सबसे बढ़िया क्रिएशन है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे जिंदगी ने उसे थपेड़े दिए, जब धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा, तब उसे पता पड़ने लगा, करे नहीं नहीं, जैसा मैं सोचता वैसा नहीं है। सारे मनुष्य अच्छे नहीं है, मनुष्यों में अच्छाइयां ही नहीं है, सद्गुण ही नहीं है, बल्कि अवगुण भी बहुत सारे हैं, दुर्गुण भी उनमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसे जिंदगी के अनुभवों ने सिखाया कि मानवीय व्यवहार जो है वो अच्छा ही नहीं है, बल्कि अच्छे से ज्यादा तो बुरा भी है। क्लियर है? तो ये चीजें उन्हें क्लियर होने लगी। इसीलिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने हमेशा, है ना, मनुष्य के व्यवहार के बारे में, मानवीय गुणों के बारे में स्टडी किया है। और उनकी जो पोएम्स है, उन पोएम्स को इसीलिए दो भागों में बांटा गया है। उनका जो पहला पोर्शन है ना, उनकी कविताओं को, उसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और जो दूसरा पोर्शन है उसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। जैसा कि आपको देखो इनके नाम से ही पता पड़ रहा है, इनोसेंस, सीधी बात है, मतलब उन्होंने मनुष्य को इनोसेंट समझा। क्लियर है? उन्होंने समझा कि नहीं नहीं नहीं, जैसा भगवान है वैसा ही मनुष्य है। फिर उन्होंने दूसरे वाला जो कहने का मतलब पोर्शन जब रिलीज किया, उसका नाम रखा उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, मतलब अनुभव हुआ अब उन्हें लाइफ का, उन्हें जिंदगी का असली ज्ञान हुआ, मानवीय व्यवहार का असली ज्ञान हुआ। बात समझे कि सुने? तो कुल मिलाकर उनकी दोनों ये दो कहने का मतलब उनके वॉल्यूम्स है, ठीक है। इन दोनों वॉल्यूम्स में कई सारी उनकी पोएम्स है। जो पहले वाला वॉल्यूम है जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसे रिलीज या उसे पब्लिश किया गया था 1789 में। और जो दूसरे वाला जो कहने का मतलब उनका वॉल्यूम है जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसे पब्लिश किया गया 1794 में। लेकिन मैंने लिखा बोथ कंबाइंड, मतलब ये हो गया कि पहले 1789 में तो उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को कहने का मतलब पब्लिश कर दिया, लेकिन फिर जब उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखा
तो दोनों को कंबाइंड करके फिर से रिलीज किया, पब्लिश किया 1794 में। तो दोनों ही पोर्शन में या दोनों ही वॉल्यूम्स में मतलब बोले तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रारी पोइम्स है, सीधी सी बात है, एक दूसरे का विरोध करती है। जैसा कि आप देख लो, है ना, अभी द डिवाइन इमेज में हमने पढ़ा था, अब ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल उसकी उल्टी है। क्लियर है? तो कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे में, कहने का मतलब दोनों ही विरोध प्रकट करती है। जितनी सारी पोएम्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में है ना, वे सब विपरीत है जितनी सारी पोएम्स हमारे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में उनकी। क्लियर है? तो दोनों ही विपरीत बातें करती हैं, इसीलिए उनकी सारी कविताओं को दो सेट में रखा गया, एक सेट है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और दूसरा सेट है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्लियर है? तो अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, और अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया द डिवाइन इमेज और द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही विपरीत है। तो सुनिएगा, ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट जो है वो तो है आपकी इस बुक से या इस वॉल्यूम से जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, और जो द डिवाइन इमेज है वो है आपके इस वॉल्यूम से जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। तो ध्यान रहे, ठीक है? तो आइए अब हम बात करते हैं हमारी पोएम की जिसका नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, और जिसे लिया गया है उनके वॉल्यूम से जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं हमारी पोएम की। अब जब हम इस पोएम में एंटर हो रहे तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार दोनों पोएम को हम कंपेयर कर लेते हैं। सीधी बात है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि दोनों ही एक दूसरे की विरोधी है, ठीक है? एक प्रकार का रिलेशन भी है, क्योंकि दोनों ही चार क्वालिटीज की बात करती है। कौन सी क्वालिटीज? मर्सी, पीटी, पीस एंड लव। लेकिन दोनों ही उल्टी बातें कर रही है। बातें तो इन चारों क्वालिटीज की कर रही है लेकिन उल्टी बातें कर रही है। वो जो पोएम थी वो तो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मनुष्य के अंदर ये क्वालिटीज जन्मजात होती है, भगवान ने उनको ये क्वालिटीज देकर भेजा है जमीन पर, है ना? ये तो नेचुरल है, उसके अंदर होता ही है, मर्सी होती है, पीटी होती है, पीस होता ही है, लव होता ही है मनुष्य में, है ना? मनुष्य भगवान का सबसे अच्छा क्रिएशन है। उस पोएम में उसने ये कहा। इस पोएम में ये कहता नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। यहां आकर मनुष्य इन क्वालिटीज को, है ना, कहने का मतलब हो गया प्राप्त करता है। सब सही बात है, वो अपने आसपास के माहौल से सीखता है ना? वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, अपने आसपास की परवरिश से सीखता है। सीधी बात है कि भाई वो किस माहौल में, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, वो लोग ही, वो वातावरण ही उसको बताता है कि उसको, है ना, मन में करुणा लानी है, मन में दया लानी है, मन में प्रेम लाना है, या शांति जो है वो कायम करनी है। वो यहाँ आके सीखता है, ठीक है ना? तो उसे लोग सिखाते हैं, उसे माहौल सिखाता है। सीधी बात है, मैंने आपको वैसे ही बता दिया। विलियम ब्लेक पहले यही सोचता था कि नहीं, भगवान ने मुझे ये क्वालिटीज दी है। वो हमेशा अपने अंदर इन चारों क्वालिटीज को, है ना, मतलब बरकरार रखना चाहता था। वो हमेशा यही सोचता था कि नहीं, मुझे अच्छे कर्म करने हैं। ये एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, ठीक है ना? तो ये हमेशा यही सोचता था कि नहीं, मुझे हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, मुझे अच्छा रहना है, मुझे भगवान ने बनाया है। पहले उसको ये लगा, लेकिन जब मैंने आपको कहा कि जिंदगी के थपेड़ों ने, जिंदगी के अनुभवों ने, कड़वे अनुभवों ने जब उसको सिखाया कि नहीं यार, जैसा मैं सोचता हूं वैसी दुनिया नहीं है, जितनी अच्छी मैं दुनिया को सोचता हूं उतनी अच्छी दुनिया नहीं है, उतने अच्छे लोग नहीं है, लोगों में बुराइयां भी है। सही बात है। तो उसे जब अनुभव हुआ तो उसने ये सीखा कि लोग अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं कि उसको कैसा बनना है, उसे अच्छा बनना है, उसे बुरा बनना है। क्लियर है? तो उसके अंदर अच्छाइयां बुराइयां सब आसपास के वातावरण से आती है, आसपास के लोगों से आती है, आसपास के माहौल से आती है, परवरिश से आती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आइएगा बात करते हैं हम क्या कहता है वो, लाइन टू लाइन देखते हैं हम पोएम को। Pity would be no more if we did not make somebody poor, and mercy no more could be if all were as happy as we. कहने का मतलब हो गया, अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर करुणा रहे, है ना, मतलब मेरी करुणा छलके, मेरे अंदर करुणा दिखाई दे, मेरे अंदर ये गुण पैदा हो, तो दूसरों का गरीब होना जरूरी है ना? मतलब एक बात बताऊं तो यह ना एक प्रकार का सटायर है। ये जो पोएम है ना वो सटायर है हमारे समाज पर, मनुष्य जाति पर एक प्रकार का सटायर है। सीधी बात है, सटायर का मतलब क्या होता है? व्यंग है साहब, व्यंग कस रहा है। वो कहता है कि भाई साहब, मनुष्य ऐसे करुणा नहीं दिखाता है, जब तक उसको जरूरत नहीं लगेगी तब तक उसके अंदर करुणा नहीं आएगी। मतलब आगे वाले का गरीब होना, उसके सामने गिड़गिड़ाना जरूरी है। जब वो गरीब होगा, जब वो गिड़गिड़ाएगा, तभी उसको अपने मन में क्या आएगी? करुणा आएगी, नहीं तो उसको करुणा की कोई जरूरत नहीं है। बात समझे? तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर करुणा देखना चाहते हो तो अगले वाले व्यक्ति का क्या होना जरूरी है? गरीब। तो जब व्यक्ति गरीब होते हैं तभी मनुष्य, है ना, अपनी करुणा छलकाता है, अपनी करुणा को दिखाता है। क्लियर है? एंड मर्सी नो मोर could be if all were as happy as we. ये कहता है अगर सारे के सारे लोग खुश हैं, जैसे हम खुश हैं, वैसे ही अगर सारे के सारे खुश हैं तो बिल्कुल साहब हमारे अंदर दया नहीं आएगी। भाई दया कब आएगी? जब अगले वाला दुखी हो,
जब हमारे सामने कोई दुखी व्यक्ति होगा, जब वो अपना रोना रोएगा, सीधी बात है, ठीक है, तो जब वो सैड होगा हमारे सामने, अनहैप्पी होगा, तभी हमारे अंदर क्या आएगी? दया आएगी। अरे यार बेचारा कितना दुखी है, नहीं तो इस दया की कोई जरूरत नहीं है साहब। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब हो गया, उसने देखिए माहौल को देखा है। जब अगले वाले को गरीब देखा तो उसके अंदर एक गुण आया, करुणा। जब उसने अगले वाले को नाखुश देखा, सैड देखा, अनहैप्पी देखा, तो उसके अंदर पीटी आई साहब। तब उसको लगा कि नहीं, मुझे इस पर दया देखनी चाहिए। अगर उसके सामने ऐसा दुखी व्यक्ति, ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं होता है ना, तो ना तो वो मर्सी दिखाता, ना ही वो पीटी दिखाता। तो कुल मिलाकर अगर माहौल है तो पीटी दिखेगी, अगर माहौल है तो मर्सी दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी, ऐसा उसने कहा। ठीक है, आगे वो कहता है एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग पीस। अब आप देखिए, ये कहता है कि शांति मनुष्य ओढ़ता नहीं है ना, शांति जबरदस्ती अपनाता है। वो ये कह रहा है, वहां पे तो उसने क्या कहा था कि मनुष्य है ना भगवान का क्रिएशन है, इसलिए वो शांति को कपड़ों की तरह धारण करता है। सही बात है, उसे ओढ़ता है साहब। जैसे मनुष्य कपड़े ओढ़ता है ना, कपड़ों को जैसे अपने बदन से दूर नहीं करता है, वैसे ही शांति को अपने कपड़ों से, अपने बदन से दूर नहीं करता है। लेकिन यहां वो क्या कहता है? यहां वो कहता है कि वो जबरदस्ती अपनाता है शांति को। क्यों अपनाता है? क्योंकि म्यूचुअल फियर है, एक दूसरे का डर है सब। सीधी बात है, आज देखिए, आज हमारे दुनिया में मतलब कई देशों के बीच में बहुत भयंकर मतलब स्थिति है, युद्धग्रस्त है ना, मतलब युद्ध हो ही रहे, आप देखिए अब, है ना, वॉर चल ही रहे। सीधी बात है, यूक्रेन, रसिया हो गया, है ना, इजराइल हो गया, ईरान हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, जगह जगह युद्ध जैसी स्थितियां, सब युद्ध हो भी रहे हैं, है ना, बड़ी भयंकर कंडीशन है। लेकिन फिर भी आप देखिए, ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, एटॉमिक अटैक नहीं किया जा रहा है ना, मतलब शांति बनी हुई है फिर भी दुनिया में। कारण क्या है? कारण सबको एक दूसरे का डर है, सबको एक दूसरे का डर है सब। सीधी बात है ना, अगर ये इसको कुछ कहना जाएगा तो उसको डर लगता है, यार इसका वो दोस्त है वो हमसे नाराज हो जाएगा। अगर ये इसको कुछ कहना चाहता है तो उसको लगता है यार उसका वो दोस्त है वो हमसे नाराज हो जाएगा, हमारे उसके संबंध खट्टे पड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब हो गया, सब एक दूसरे से डरते हैं, सबको एक दूसरे का डर है, और इसी कारण कोई भी कहने का मतलब सामने आता नहीं है, कोई भी लड़ता नहीं है, और सब यही चाहते हैं कि भाई शांति रहे। हम अगर इससे रिश्ते खराब करेंगे तो हमारे और इसके रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो कल हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हमें देगा कौन? सीधी बात है ना। तो कहने का मतलब हो गया गरज, एक दूसरों को गरज है साहब, और एक दूसरों को आपस में डर है कि यार अगर मैंने इसका नुकसान किया तो इसका वो जो दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है ना। कहने का मतलब क्या, इसका अगर मैंने नुकसान किया तो इसका जो दोस्त है वो मेरा भी, है ना, दुश्मन बन जाएगा, तो वो मेरा भी नुकसान कर देगा। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर आपसी, म्यूचुअल का मतलब था आपसी, एक दूसरे से जुड़ा हुआ डर। तो उसने यही कहा कि एक दूसरे का जुड़ा हुआ जो डर है ना, उसके कारण ही दुनिया में शांति है, वरना शांति नहीं रहती साहब, है ना। मनुष्य इस लायक नहीं है कि वो शांति से या शांति पूर्वक रह सके, ऐसा मनुष्य नहीं है। आज देखिए ना, मनुष्य के मन में कितनी बुरी भावना है, हम मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते कि मनुष्य कितना बुरा सोच सकता है। रोज की रोज खबरें आती हैं, अब देखिए उन खबरों से मतलब वो कहते हैं ना, बदन मतलब कांप उठता है साहब, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मनुष्य इस प्रकार की भी हरकतें कर सकता है। तो कहने का मतलब हो गया, मनुष्य ऐसा नहीं है जैसा कि डिवाइन इमेज में बताया गया है। सही बात है, आसपास का माहौल उसे बनाता है साहब, सही है। तो उसे ये कहा है एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज। और ये शांति भी कब तक कायम रहती है? जब तक एक स्वार्थपूर्ण प्रेम नहीं पनप जाता। सीधी बात है, जैसे ही प्रेम में स्वार्थ आने लगा, भाई सीधी बात है, जब आपको एक दूसरे से डर लगा तो आपने शांति कायम कर दी, है ना, हमारे बीच में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं, अब हमारे बीच में थोड़ा सा प्रेम, है ना, सीधी सी बात है, हमें प्रेम से तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन जब उस प्रेम में स्वार्थ आने लगता है, सही बात है, फिर शांति भी, है ना, अब रहेगी नहीं। पता पड़ गया कि यार ये तो हमारे से स्वार्थपूर्ण है, वो है, जबकि सबको है मानते हैं। लेकिन जब स्वार्थ बढ़ जाता ना, तो स्वार्थ के कारण धीरे धीरे क्या बढ़ने लगती है? क्रूअल्टी बढ़ने लगती है। सीधी बात है, जो स्वार्थी व्यक्ति है, जो आपसे स्वार्थवश प्रेम कर रहा है, उसके अंदर अब निर्दयता भी बढ़ने लगती है। क्लियर है? तो उसने ये कहा कि म्यूचुअल जो फियर है उसके कारण तो शांति रहती है, और वो भी तब तक रहती है जब तक प्रेम में स्वार्थ नहीं आ जाता। क्लियर है? और जब प्रेम में स्वार्थ आने लगता है, उसके बाद में क्रूअल्टी, बोले तो निर्दयता जो है, क्रूरता जो है, वो अपना जाल बुनने लगती है, वो क्रूर पे क्रूर होने लगती है। सीधी बात है, लोगों को फंसाने के लिए अब वो काम करने लगेगी। तो उसने ये कहा कि देन क्रूअल्टी नीड्स अ स्नेयर। स्नेयर का मतलब क्या होता है? जाल, और नीड्स का मतलब होता है बुनना, बनाना।
क्लियर है? तो उसने ये कहा कि साहब उसके बाद में क्रूअल्टी जो है अपना जाल बुनती है एंड स्प्रेड्स हिज बेट्स विद केयर, और अपना चारा डालती है। बेट्स का मतलब क्या था? चारा। जैसे हम चूहे को फंसाने के लिए पिंजरे में बेट्स डालते हैं, है ना, चारा डालते हैं, चूहा उसके लालच में आता है और पिंजरे में फंस जाता है। उसी प्रकार ये कहता है कि उसके बाद में ये जो क्रूरता है ना साहब, वो अपना जाल बुनती है और अगले वालों के लिए लालच डालती है, और अगले वाले उस लालच में आकर फंस जाते हैं। क्लियर है सर? नेक्स्ट बात करते हैं। अब सुनिएगा, अगले वाला जो है हमारा तीसरा जो स्ट्रेंजा है वो क्या कहता है, तो देखिएगा। देखिए जो थर्ड स्ट्रेंजा वो कहता है, he sits down with holy fears and waters the ground with tears। अब ये क्या कहता साहब, अब व्यक्ति बुरा बन गया है, क्रूर हो गया है, उसने बहुत सारी क्रूरता कर ली है, लोगों के साथ में कई सारे बुरे व्यवहार कर लिए, ठीक है। अब जब उसे डर लगा भगवान का, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बुद्धि आई, ठीक है, तो अब उसे डर लगने लगा, अरे यार मैंने तो इतने सारे पाप कर लिए, है ना, मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी, है ना। जब उसे पछतावा होने लगता है, ठीक है, तो उसे ये कहा है, he sits down with holy fears। अब जब उसे डर लगता है एक पवित्र, है ना, आत्मा का, पवित्र भगवान का, देवताओं का, सीधी बात है ना, अपने कुकर्मों का, जब उसे डर लगता है कि यार मैंने कितने, है ना, कुकर्म कर लिए, सीधी बात है, तो मैंने इतने सारे बुरे कर्म किए। अब जब उसको डर लगा तो फिर वो क्या करता है, वो बैठता है एंड वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स, और रोता है, और उसके आंखों, उसके जो आंसू है वो जमीन पर टपकते हैं साहब, ठीक है। तो मतलब उसने अपने आंसुओं को अब क्या किया है, जमीन को सींचना शुरू कर दिया है, उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं, और जब उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं, देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट अंडरनीथ हिज फुट। तब नम्रता, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या हो गया, नम्रता। तो ह्यूमिलिटी जो है ना, हम्बलनेस जिसे हम कहते हैं, वो पैदा होने लगती है। अब उसे लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैंने बहुत बुरा काम कर दिया, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, अब मैं अच्छा बनूंगा। वो नम्र बनने के लिए तैयार होता है और वो नम्र बनने की कोशिश करता है, सीधी बात है। तो उसने ये कहा है कि उस व्यक्ति को पछतावा होता है, ठीक है, वो रिग्रेट करता है, उसके आंसू आते हैं, ठीक है, और उन आंसुओं से जमीन को सींचा जाता है, और धीरे धीरे नम्रता जो है वो जड़ें बिछाने लगती है। कहने का मतलब क्या, नम्रता जो है वो पनपने लगती, वो बढ़ने लगती, वो व्यक्ति हम्बलनेस, है ना, उसको अपनाने की कोशिश करता है, ठीक है, वो नम्र बनने की कोशिश करता है। नम्रता हमेशा के लिए बनी नहीं रहेगी, मतलब वो व्यक्ति हमेशा नम्र नहीं रह सकता, है ना। उसके अंदर जब अच्छाई आई है, उसने सोचा कि मैं हम्बल बनूं, लेकिन उसकी ये हम्बलनेस हमेशा के लिए नहीं रहेगी। सर क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आसपास के जो बुरे लोग हैं, जो बुराइयां हैं, वो उसे फिर से बुराइयों की तरफ धक्का देगी। आप समझे कि नहीं समझे भाई? विलियम ब्लेक ने यही तो कहा है ना। विलियम ब्लेक को पहले लगता था कि नहीं नहीं नहीं, मानवीय गुण, है ना, मानव के अंदर बहुत सारी सद्भावनाएं हैं, मनुष्य को भगवान ने बनाया, मनुष्य में अच्छाइयां हैं। लेकिन जब उसने जिंदगी के थप्पड़े खाए, जब उसको कड़वे अनुभव हुए, तब उसको पता पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, है ना, समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, सही है, और वे बुराइयां व्यक्ति को क्या बना देती है, बुराइयां बना देती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कुल मिलाकर व्यक्ति अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने आसपास के वातावरण को देखकर अपने हिसाब से अपने व्यवहार सेट करता है साहब। क्लियर है? तो उसे यही कहा कि अगर किसी व्यक्ति को पछतावा हुआ, उसे बुरा लगा कि मैंने बहुत बुरा काम कर दिया, फिर वो अच्छा बनने की कोशिश करे, फिर वो नम्र बनने की कोशिश करे, लेकिन फिर से, है ना, कुछ बुरे लोग उसके आसपास आएंगे और उसकी उस नम्रता को खा जाएंगे और फिर से उसे बुरा कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए देखिए यही बात बताई उसने आगे। उसने कहा soon spreads the dismal shade of mystery over his head and the caterpillar and fly feed on the mystery, है ना। अब जब वो नम्रता वाला पेड़ बढ़ने लगा है, ठीक है, तो एक छाया पनपने लगती है, एक छाया बनने लगती है, लेकिन वो छाया कैसी होती है, डिस्मल होती है, मतलब निराशाओं से भरी पड़ी होती है ना। वो व्यक्ति डिसअपॉइंट हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, जब व्यक्ति ने, है ना, इतने सारे बुरे कर्म किए, तो कौन सा, जैसे ही उसने सोचा कि मैं अच्छा आदमी बन जाऊंगा, बस मैं अब नम्र हो जाऊंगा, तो क्या वो अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाएगा? नहीं भूल पाएगा। वो बार बार वो जिंदगी उसे याद आएगी, उसे याद आता रहेगा कि मैंने बहुत बुरा किया, मैंने बहुत बुरा किया, है ना। वो रोएगा, वो पछताएगा, और ऐसे में वो निराश होता जाएगा। क्लियर है? और फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो निराशाओं में रहेगा तो उसके आसपास के जो बुरे लोग हैं वो आएंगे और वे एक और मिस्ट्री क्रिएट करेंगे, है ना, और वे उसे फिर से बुराइयों की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। उसका मन करेगा कि मैं अच्छाइयों की तरफ जाऊं, लेकिन वे बुरे लोग उसे फिर से बुराइयों की तरफ लेकर जाएंगे। और इसीलिए कहा गया है कि ये जो पेड़ है ना, वो निराशाओं से, और कहने का मतलब रहस्यों से भरी पड़ी छाया बनाने लगता है, ठीक है। और
एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री, और फिर से उसके अंदर बुराइयां पनपने लगती है, ये अवगुण, ये दुर्गुण, ये फिर से पनपने लगते हैं, ये फीड करने लगते हैं उस पेड़ के ऊपर। क्लियर है? उसने लिखा है एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई, यहां पर मतलब हो गया है ना बुराइयां, अवगुण। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया फिर से ये बुराइयां, फिर से अवगुण उसके है ना अंदर हावी होने लगते हैं, फिर से इस पेड़ पर वो फीड करने लगते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर वो फिर से बुराइयों की तरफ जाने लगता है। ठीक है सर। नेक्स्ट, एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट रेडी एंड स्वीट टू ईट, और फिर इस पेड़ के ऊपर फल भी लगने लगते हैं, है ना, धोखेबाजी के। क्लियर है? अब जब मैंने आपको कहा उस आदमी के मन में फिर से ये भरा जाता है कि नहीं नहीं तू तो पहले वाला ही ठीक था, बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब होता है फिर से उसके अंदर वो बुराइयां, वो कैटरपिलर, वो फ्लाई पनपने लगती है, वो बुराइयां पनपने लगती है, और धीरे धीरे फिर वो बुराइयां जो है वो फल में, ठीक है ना, बदलने लगती है, धोखेबाजी के फल में। अब वो व्यक्तियों को, दूसरे लोगों को धोखा देने भी लगता है। तो कुल मिलाकर अब उस पेड़ पर धोखेबाजी का फल लगता है, ठीक है ना, जो कि काफी स्वादिष्ट लगता है, देखने में काफी रेड कलर का लगता है, बहुत ही मीठा लगता है। सीधी बात है ना? तो धोखेबाजी का फल जो दिखने में बहुत ही मीठा है, जो दिखने में बहुत ही लाल कलर का है, बहुत ही गजब का दिखता है, वो दूसरे लोगों को अब क्या करेगा? चीट करेगा, धोखा देगा सब। तो इस पेड़ पर अब धोखेबाजी का फल लगा है जो काफी मीठा है, काफी स्वादिष्ट है, काफी रेड कलर में दिखाई देता है। एंड द raven his nest has made in its thickest shade, और इसी पेड़ पर, कहने का मतलब पहले से ही बहुत सारी बुराइयों ने क्या कर दिया है? घर बना दिया साहब। सही बात है? तो कुल मिलाकर उस व्यक्ति के अंदर फिर से बहुत सारी बुराइयों ने क्या कर दिया है? घर बना दिया है। उस बुराइयों से, है ना, अब कहने का मतलब उसके अंदर धोखेबाजी पनपने लगी है, धोखेबाजी का फल बनने लग गया है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर वो व्यक्ति फिर से बुराइयों की तरफ जाने लग गया है। ठीक, अब देखते हैं हम इसके बाद में एक लास्ट स्टेंजा बचा है, उसे भी देख लेता है। तो सुनिएगा, देखिए अब वो क्या कहता है, इसे थोड़ा सा हम लार्ज कर लेते हैं ताकि आपको फॉन्ट दिखाई दे जाए। ठीक है। The gods of the earth and sea sought through nature to find this tree, but their search was all in vain, and there grows one in the human brain. Clear है? यहां पर एक वर्ड आया है sought, SOUGHT, ये seek, SEE, उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। आपको पता हो तो हम एक कहने मतलब एक फ्रेज सुनते हैं, हाइड एंड सीक। सीधी बात है, हाइड एंड सीक, जिसको हम कह सकते हैं, मतलब जो हम छुपम छुपाई वाला गेम खेलते हैं, तो हाइड का मतलब होता है छुपना, ठीक है ना, और सीक का मतलब होता है ढूंढना। क्लियर है? तो खोजना। तो अब देखिएगा, तो ये उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, ध्यान दें। द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी सॉट थ्रू नेचर टू फाइंड दिस ट्री, मतलब धरती के सारे भगवान, समुद्र के सारे भगवान, देवता जो है ना, वो सब इस पेड़ को ढूंढ रहे साहब। कौन सा पेड़? ये धोखेबाजी वाला जो पेड़ है ना, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कि कहां पर है ये पेड़, कहां पनपता है ये पेड़, है ना, अगर मिले तो हम काट डालें। सही बात है, देवताओं ने यही सोचा होगा कि हम उसका नाश ही कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूरी दुनिया में उसे ढूंढने की कोशिश की, समुद्र में ढूंढने की कोशिश की। तो समुद्र के देवताओं ने, धरती के देवताओं ने, कुल मिलाकर देवताओं ने इस पेड़ को ढूंढने की कोशिश की, बट देयर सर्च वाज ऑल इन वेन, लेकिन वे इस पेड़ को कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाए। क्यों नहीं ढूंढ पाए? देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि ये पेड़ कहीं नहीं मिलेगा, ये पेड़ मिलेगा मनुष्य के दिमाग में, मनुष्य के ब्रेन में। सीधी बात है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग जो है ना, वही उसे बताता है कि धोखेबाजी करे, है ना, वही उसे सिखाता है। कुल मिलाकर यही हुआ है कि भाई साहब व्यक्ति यहां आकर ही सीखता है कि उसको किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो सारे देवताओं ने इस पेड़ को ढूंढने की कोशिश की कि चलिए इस पेड़ का नाश ही कर देते ताकि बुराइयां खत्म हो जाए, लेकिन कहां से आप ये बुराइयां खत्म करोगे? ये तो बुराई का ये जो पेड़ है, ये जो धोखेबाजी का पेड़ है, ये मनुष्य के दिमाग में पनप रहा है, कैसे खत्म करोगे? हर मनुष्य के दिमाग में है। अगर उस मनुष्य के चारों तरफ का अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो उसके दिमाग में ये पेड़ क्या कर रहा है? पनप रहा है साहब। ठीक है, तो कहने का मतलब गया सारे देवता मिलकर भी इस धोखेबाजी के पेड़ को ढूंढ नहीं सकते और उसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक कड़वा सच है हमारे समाज का, जिसको विलियम ब्लेक ने बताने की कोशिश की है अपनी पोएम जिसका नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, उन्हें अनुभव हुआ जिंदगी का। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि भाई हम सारी बातें, हमारा जो दूसरे वाला पोएम करेंगे द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, उसमें ये सारी बातें क्लियर करेंगे। अब मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये पोएम बिल्कुल क्लियर हो गई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकती है तो उन्हें शेयर करें,
उन्हें मेरे YouTube चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।